गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज है 22 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज मैंने क्या स्टैटिक जीके में खास रखा है, ये पढ़ने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे जाकर के आप डेली पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं। शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर के साथ। देखते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कुछ अपॉइंटमेंट से है। तो पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव बना दिया है। तो राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजय मल्होत्रा, इनको नया राजस्व सचिव बनाया गया है। तरुण बजाज की जगह लेंगे, जो नवंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बात करें अगर मल्होत्रा साहब की, जो वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अब हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं। किनकी जगह पर? तो तरुण बजाज की जगह पर। उम्मीद करता हूं आपको यह अपॉइंटमेंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट की तरफ जो किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो अरामने गिरिधर, जो कि आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अभी तक सचिव थे, 31 अक्टूबर को अजय कुमार की सेवानिवृत्ति होने पर नए रक्षा सचिव बनाए जाएंगे। यानी पहला पॉइंट हम लोगों ने जाना, जो कि सबसे पहले राजस्व सचिव के बारे में जाना, जो कि संजय मल्होत्रा साहब बनाए जाएंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अजय कुमार साहब, जो कि अभी तक रक्षा सचिव थे, उनकी जगह पर अरामने गिरिधर को नया रक्षा सचिव बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज गोविल को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव बनाया जाएगा, जो कि वर्तमान में गृह कैडर में सेवारत थे। तो बात आती है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में अभी तक सचिव कौन थे, तो इसका अतिरिक्त प्रभार अभी तक तरुण बजाज के पास था, याद रखिएगा। अब बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज गोयल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के एलएएस अधिकारी विवेक जोशी वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जो कि वर्तमान में भारत के महापंजीयक और गृह मंत्रालय के जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नागेंद्र नाथ सिन्हा, जो वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। संजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति होने पर इनको नया इस्पात सचिव बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है झारखंड कैडर के 1991 बैच के आईएएस शैलेश कुमार सिंह ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और यूपी कैडर के 1991 बैच के आईएएस कामरान रिजवी भारी उद्योग मंत्रालय के नए सचिव बनेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी अपॉइंटमेंट जो केंद्र सरकार द्वारा की गई है, ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हम लोग आज की अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज की अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी एक अपॉइंटमेंट से है, जो कि अमेरिका की एक बैंक कह सकते हैं, अमेरिका की एक फाइनेंशियल कंपनी कह सकते हैं, जेपी मॉर्गन से है। जेपी मॉर्गन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, इसके हेड वर्तमान में कौन है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। न्यूज़ ये है कि जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बनाए गए हैं कौस्तुभ कुलकर्णी, यानी जेपी मॉर्गन इंडिया, जो कि भारत में एक जेपी मॉर्गन की शाखा है, उसके नए प्रमुख बनाए गए हैं कौस्तुभ कुलकर्णी। तो जेपी मॉर्गन ने भारत में अपने नए कंट्री हेड कौस्तुभ कुलकर्णी के नियुक्ति की घोषणा की है। भारत के वर्तमान कंट्री हेड माधव कल्याण थे, जो कि 1 नवंबर 2022 से एशिया पैसिफिक पेमेंट डिवीज़न में सेवारत होंगे। यानी अभी तक माधव कल्याण थे और अब कौस्तुभ कुलकर्णी बनाए जाएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कौस्तुभ कुलकर्णी कोई नया नाम नहीं है, ये 24 सालों से जेपी मॉर्गन से जुड़े हुए हैं, आप याद रखिएगा। बात करें माधव कल्याण, तो 2009 से जेपी मॉर्गन से लगातार जुड़े हुए हैं। अब उनका सेवानिवृत्ति हो जाएगी, उनकी जगह पर कौस्तुभ कुलकर्णी नए प्रमुख बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दीपेंद्र सिंह राठौड़ से, जिनको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नॉमिनेट किया गया है।
तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि भारत की लघु वित्त बैंकों में से एक है, यानी कि भारत की अगर बात करें पेमेंट बैंकों में से एक है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक। हमारे देश में कितनी पेमेंट बैंकें हैं आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा सीईओ बनाया है। तो सीईओ सतीश गुप्ता इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनके बाद दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट बैंक का कार्यभार सौंपा गया है। हम आपको बता दें वर्तमान समय में हमारे देश में 6 पेमेंट बैंकें हैं। पेमेंट बैंकें वो होती हैं जो 100 करोड़ रुपए से खोली जाती हैं, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पेमेंट बैंक का काम ये होता है कि ये किसी भी प्रकार के समय में नहीं बंधती हैं, यानी लोन देना इनका काम नहीं होता है। यहाँ पर जाकर के आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का लोन पेमेंट बैंक्स नहीं देती हैं। इसी की ही तर्ज पर एक और बैंकें होती हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी लघु वित्त बैंक, जो कि इसी की तर्ज पर खोली गई थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो भारत में कौन कौन सी 6 पेमेंट बैंकें हैं आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। हाँ, मेरा एक सवाल और रहेगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक की टैगलाइन क्या है। अगली न्यूज़ है रिलायंस जियो से। तो धीरू भाई अंबानी जी की कंपनी रिलायंस, जो कि आज वर्तमान समय को देखें तो ऊंचाइयों को छू रही है। रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता बनी है। निजी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगस्त में सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल को पछाड़ करके फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदान करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगस्त में जियो के वायरलाइन ग्राहकों की संख्या 73.52 लाख थी, जबकि बीएसएनएल का ग्राहक आधार 71.32 लाख था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो देश में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के बाद से पहली बार किसी निजी कंपनी ने वायरलाइन श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी जियो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। आपको पता ही है कि जियो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो मुकेश अंबानी जी ने इसी वर्ष रिटायरमेंट लिया था और अब इसके नए अध्यक्ष वर्तमान में आकाश अंबानी यानी उनके पुत्र हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास, अगली न्यूज़ है कतर दोहा से। कतर दोहा में एएफसी एशियाई कप 2023 की मेज़बानी की जाएगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी, इसकी कार्य समिति ने एएफसी एशियाई कप 2023 के मेज़बान संघ के रूप में कतर फुटबॉल संघ की पुष्टि की है। याद रखिएगा। तो 11वें नंबर की एएफसी कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता एएफसी अध्यक्ष शेख बिन इब्राहिम अल खलीफा ने की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि एएफसी एशियाई कप 2023 की मेज़बानी कतर देश करेगा। बात करें कतर की, तो कतर मौजूदा एएफसी एशियाई कप चैंपियन भी है और तीसरी बार सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें फीफा की, जो कि विश्व भर में फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली एक संगठन है। फीफा की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एलआईसी से, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये इसकी टैगलाइन है। 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में। हेडक्वार्टर इसका किस जगह पर है और इसके वर्तमान में हेड कौन है, ये आप बताएंगे। बात करें तो जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका नाम है एलआईसी धन वर्षा। याद रखिएगा, एलआईसी धन वर्षा। इसके तहत ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर दिया जाता है। इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना होगा, याद रखिएगा। तो धन वर्षा पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग प्लान भी है। तो इम्पॉर्टेंट होता है ये आपके बैंकिंग एंड इकोनॉमी एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाए तो लद्दाख में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें 10 पुलिसकर्मी मार दिए गए थे। वो घटना कब हुई थी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा देता हूँ कि आप चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ते हैं ओल्ड करंट अफेयर की तरफ, जिसको आप काफ़ी लाइक भी करते हैं। ये ओल्ड करंट अफेयर पेट की परीक्षा में बहुत अधिक काम भी आई है। तो बढ़ते हैं ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। आज मैंने जुलाई
महीने के दूसरे सप्ताह का तीसरा पार्ट लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था। आरबीआई ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी थी? तो ये थी करूर वैश्य बैंक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो झारखंड में किया था। झारखंड में एक समुदाय है जिसका नाम है मुंडा समुदाय। इसके कौन से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? आपको बता दूं, जो झारखंड में भगवान के नाम से भी जाने जाते थे। आपको थोड़ी हिंट भी दे दें, उन्हीं के पुत्र हैं अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय के किसी पद पर है कि नहीं है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चाइना में किया जाएगा। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर बनाया गया? तो ये थे मोहन सुब्रमण्यम। फिर आरबीआई ने हाल ही में नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था? तो कुल 3 बैंकें ऐसी थीं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो अपना प्यारा भारत होगा। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास है। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? तो गीता गोपीनाथ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की दीवार में जगह दी गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है स्टैटिक जीके। तो चलते पढ़ते हैं। कल मैंने 12 नंबर तक रासायनिक सूत्र किए थे, आज उसी के आगे बढ़ रहे हैं और 13 से लेकर 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अम्लों में बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3, फास्फोरिक एसिड का होता है H3PO4, कार्बोनिक एसिड का होता है H2CO3। क्षारों की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस। लवणों की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, कार्बोनेट सोडियम का Na2CO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है और कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आया होगा, आपने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो केंद्र ने संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव बनाया था। कुछ और अपॉइंटमेंट भी किए हैं, जो कि आप पीडीएफ में जाकर पढ़ सकते हैं। कौस्तुभ कुलकर्णी को जेपी मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया। दीपेंद्र सिंह राठौर पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ बनाए गए। रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बनी। कतर एएफसी एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा। एलआईसी ने धन वर्षा योजना शुरू की। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी और उसके बाद स्टैटिक जीके पोर्शन कवर किया। आपको हमारे इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप ज़रूर शेयर किया करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि शुरुआत में हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।